So to deal with the concept of the state, we have to first understand कि concept का मतलब क्या होता है. Concept का मतलब होता है कोई idea या कोई particular principle जिसको जिस context या situation में it has been created, जिस टाइमलाइन में जो स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं, परसेप्शन उनका जो है, अप्रोच जो है, वो उसको उस समय एब्सोल्यूट ट्रूथ समझता है. एंड स्टेट इटसेल्फ इज वेरी फ्लूइड इन नेचर. इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता है. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्लास एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. सो टू स्टार्ट विथ, स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही बेसिक है. इट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग. You cannot understand political science, bureaucracy, polity, administration without understanding the basic concept, जो rudimentary मतलब एकदम zero level पे, without understanding the concept and significance of state, जो over the period of time change होते आया है. हम बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे there are different kinds of definitions that have evolved or appeared. जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, जो मोस्टली ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर्स से डील करती है, एंड इवेंचुअली इट डेट्स टू द एंड ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन. एंशिएंट ग्रीक्स में भी बहुत सारे फिलोसफर्स थे, बट वी इन पॉलिटिकल साइंस स्टडी अबाउट सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल. तो जितने ज्यादा स्कॉलर्स हैं, जितने ज्यादा थ्योरिस्ट हैं, उतना ज्यादा और उतना डिफरेंट मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ स्टेट रहा है. सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर समझा जाए कि एक नेशन और एक स्टेट में व्हाट इज द डिफरेंस. नेशन जो होता है, इट इज एन इमेजिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी. जब geographically we were in British India and the nationalist struggle began, which was anti-British colonial rule, तो सारे लोगों के जहन में there was this idea of an independent country called as India. अलग अलग लोग जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग रीजन से थे, they all believed in one idea of India. But till 1947, India, till 15th of August, it did not exist. It existed only in the imagination of the people who fought for it. अभी जैसे स्वामी नित्यानंदा ने कैलासा करके एक अपना नेशन बनाया है, जहां पे वो स्पिरिचुअलिटी के तहत है. इट डज नॉट एग्जिस्ट ज्योग्राफिकली किसी जगह पे, या फिर खालिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट ज्योग्राफिकली, बट लोगों के जहन में है. इट इज देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इन द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल. So the theorists try to have they have defined nation as an imagination. But जैसे ही कोई नेशन एक स्टेट बन जाता है, यानी एक कंट्री बन जाती है, तो इट हैज सर्टेन क्राइटेरिया टू टिक. जैसे उसमें एक पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसका अपना बॉर्डर होना चाहिए, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए. बहुत सारे लोगों ने जो लेफ्ट लीनिंग थे, दे बिलीव्ड कि स्टेट इज नथिंग बट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जो डोमिनेंट क्लास, यानी कि जो बूर्जुआ क्लास है, जो लेबर को कंट्रोल करता है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जो प्रोलिटेरिएट या फिर लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है सरकार के नाम पे. कार्ल मार्क्स का ये कहना था इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, जो अभी भी हम
In fact, we are in the late capitalistic phase of capitalistic system where there is more exploitation. But again, it is just an idea of the state. जो anarchists थे, they believed in a different idea of state. Social democrats believed in a different idea of state. Gandhinians believed in some other idea of a state. ये सारे क्या क्या बिलीव करते थे ये सब हम पढ़ेंगे. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्टेट का कोई एक सिंगुलर डेफिनेशन नहीं था. तो अलग अलग टाइम पीरियड में जो अलग अलग फिलोसफर्स पैदा हुए, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने पॉलिटिकल फिलोसफी के हिसाब से स्टेट का डेफिनेशन दिया. अब स्टेट का डेफिनेशन अलग अलग कैसे होता है कि स्टेट का ओरिजिन क्या है, जेनेसिस, कि बना क्यों, और उसका फंक्शन क्या है, कि स्टेट करता क्या है. सो देयर आर टू मेजर थिंग्स दैट द डिबेट इज अबाउट: द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेट. अगर आप किसी भी चीज को टोटलिटी में समझना चाहते हो या उसका होल नेचर समझना चाहते हो, तो यू हैव टू सी इट फ्रॉम ऑल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, because there's no one absolute truth. Everything is relative. So इसीलिए स्टेट के हर कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में समझना जरूरी है. एटिमोलॉजी, किसी भी चीज का एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नाम का ओरिजिन क्या है. जैसे मेरा नाम शुभदा है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ और दा, यानी समवन हु इज ऑस्पिशियस फॉर अदर्स, जो शुभ दे. उसके ओरिजिन में आप जाइएगा कि शुभ का मतलब क्या होता है और दा का मतलब देना ही क्यों होता है. तो यू विल गो इनटू द रूट ऑफ संस्कृत कि क्यों ये शब्द चूज किए गए इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत. तो एटिमोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, देयर मीनिंग, ऑल ऑफ इट. तो स्टेट का भी एटिमोलॉजी समझना है कि स्टेट को स्टेट ही क्यों बोलते हैं, कोई और शब्द क्यों नहीं बोलते हैं. तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एक चीज मानते हैं कि स्टेट का जब नाम दिया गया उससे पहले ही स्टेट फंक्शनिंग में था. बिफोर इट वाज थियोराइज्ड बाय पॉलिटिकल फिलोसफर्स, उससे पहले ही द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाज देयर. सबसे पहले मैकियावेली, मैकियावेली वाज, जिसने द प्रिंस किताब लिखी है, ही वाज अ रियलिस्ट स्कॉलर इन फ्लोरेंस, आज का जो आपका इटली है. वहां पे वो वहां के राजा का सेक्रेटरी की तरह काम करता था. एंड ही बिलीव्ड कि कोई भी जो डिक्टेटर या फिर जो मोनार्क होगा उसको हॉक भी होना है और फॉक्स भी होना है. उसको चालाकी भी चाहिए और शार्पनेस भी चाहिए. तो उसने पहली अपनी किताब में द प्रिंस में स्टैटो, या इटालियंस विल से स्टैटो, उसमें मैकियावेली ने स्टैटो वर्ड लिखा था. धीरे धीरे करके लेटर 16th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस में भी स्टेट का डेफिनेशन जो आज के तरीके से हम समझते हैं वो आना शुरू हुआ. जर्मन लैंग्वेज में इट वाज स्टाट्सकुंस, लेटर इट वाज स्टाट्सक्रेफ्ट. और इन सब के मिश्रण से आपका फिर वर्ड जो है सरकार, देश, ये सारा सरकार इज गवर्नमेंट, देश इज स्टेट, ये शुरू हुआ. जो लैटिन वर्ड है, सो ऑब्वियसली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकियावेली, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिन लैंग्वेज. सो लैटिन लैंग्वेज में स्टेट का मतलब स्टैटू होता है, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग और पोजिशन ऑफ वन पर्सन और अ कलेक्शन ऑफ पीपल. दूसरा डिबेट है कि नहीं, स्टैच्यू नहीं है स्टेट का ओरिजिन, स्टेटस है, फ्रॉम द अगेन लैटिन लैंग्वेज. और अर्नेस्ट बार्कर ये बोलते हैं कि
इस स्टेटस से 3 वर्ड्स निकले। एक है स्टेट, जिसका मतलब होता है सेंस ऑफ स्टैंडिंग और पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि ये मेरा स्टेट है, लेट अस गो टू दैट फार्म हाउस दैट आई हैव व्हिच आई डोंट हैव। दूसरा होता है स्टेट, दोनों एक ही है लेकिन दूसरे का मतलब क्या होता है, द मीनिंग इज डिफरेंट। उसका प्राइमरी सेंस में मीनिंग होता है ग्रेड या रैंकिंग, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। जैसे कि आपका क्लास में अगर आप होते हैं स्कूल में, तो स्टैंडर्ड 1 2 3 4, फिर 11 12 ऐसे करके होता है, तो 12th के बच्चे के पास ज्यादा पावर होता है अकॉर्डिंग टू 12th का बच्चा ओनली। देन 11 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ इट सीनियर, बाप रे। वैसे ही थर्ड ईयर के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होता है देन फर्स्ट ईयर्स। एक रैंकिंग है, तो यही जो रैंकिंग है इन द सोसाइटी ऑफ पीपल, आप ये रैंकिंग देख सकते हैं जेंडर में, रेस में, क्लास में, कास्ट में। तो यहाँ पे जो स्टेट का मतलब था जो सबसे सुपीरियर हो इस पूरे सोशल स्टैंडिंग में, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो और वो सुप्रीम हो। तीसरा स्टेट का जो मीनिंग आया स्टेटस से, वो था कि किसी के पास सुप्रीम स्टैंडिंग है। इट कैन बी वन पर्सन, जैसे द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और द मोनार्क और वटेवर, और अ बॉडी ऑफ सच पीपल, जैसे कैबिनेट जो असिस्ट करती है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, जैसे लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। तो ये 3 इसके अलग अलग मीनिंग आए। 16 17 सेंचुरी तक जाके स्टेट का अलग अलग मीनिंग समझ में क्लियरली आना शुरू हुआ। लेकिन एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड टू बी, maybe the state meant the sovereign or the king, not even the queen. Maybe it meant someone who had the highest power, which was the king, even higher than the clergy. Louis the 14th comes from the French monarchy. Louis the 16th was one जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान who was guillotined. उनके प्रेडिसेसर लुई द 14th, he believed that I am the state. उसने ये बोला भी था। अब इसको आप बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं समझ सकते, तो बारकर बताते हैं कि was लुई द 14th not in his own view but in the view of his subjects who had to be submissive to him, thereby gave him power to be the head political authority. Therefore he was the state, one man state. क्योंकि डेफिनेशंस में पहले ही एक चीज अग्री की है कि इट कैन बी वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंशियंट ग्रीस में या एंशियंट रोम में द टर्म कॉमनवेल्थ या कॉमनवील वाज यूज्ड ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स। अभी भी कॉमनवेल्थ टर्म यूज किया जाता है। इट ऑल्सो मेंट, जबकि इसके डेफिनेशन में डिबेट है, but again an independent political position of a person or a body of persons. When you say a body of person, it need not be just the ruler, it can be the clergy, it can be maybe the foreign power also. जो sovereignty होता है, sovereignty यानी independence is not only for the people. Sovereignty is the concept which is applicable for the whole body of people who are living in the territory. Rulers are just one part of it. Therefore,
मैकेवेली एंड उसके बाद जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने स्टेट टर्म को दे brought it back in vogue या फैशन, डिफाइनिंग नॉट ओनली द पोजिशन ऑफ द रूलर, कि एक रूलर अपने सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, बट also the degree of position the ruler eventually came to obtain. How did he come to obtain that? Because most probably he was ordained by God, selected, the bloodline was blessed by God. During the later part of the 18th century and the larger part of the 19th century, many jurists, like the collection of judges, जैसे अभी जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जुडिशियल मीटिंग हुआ है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जो चंद्रचूड़ अंकल, उन्होंने हर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंट्री के जजेस को बुलाया. They all came to India. They had a meeting talking about the independence of judiciary. Pakistan was able to participate online. Everyone came. They also went to the Nehru Memorial Museum. और वहां पे जो अनुभूति एक चेम्बर है जहाँ पे you have 3D images of prime ministers, वहां पे भी वो गए to experience the history of India. Coming back, late 19th century में जो जजेस थे इंग्लैंड और फ्रांस के, they started differentiating कि internal supremacy है जो स्टेट है उसकी, और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंस वो रखता है फ्रॉम अदर. नो वन कैन ऑक्यूपाई. इफ दे ऑक्यूपाई इट इज वॉर. जैसे जैसे स्टेट का फॉर्म चेंज हुआ फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, एंड देन योर इकोनॉमिक सिस्टम आल्सो चेंज्ड फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट भी चेंज हुआ कि what is the impact of the business corporation or the private class in the working of the state. जैसे आपका जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो 10th मार्च को बैंकरप्ट हो गया, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है एंड आईटी हैं, राजीव चंद्रशेखर, he has decided to meet with the startup owners of India who had invested in the bank and who had accounts in that bank, who will suffer a major loss. So his intention is that the state is going to help them financially to recover from the losses. This concept that सरकार को आके मदद करना चाहिए जब डिप्रेशन हो रहा है या रिसेशन हो रहा है, came from 1930s US. जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कीन्स, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि इट इज वेरी इम्पेरेटिव और नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कम एंड सेव द पीपल एंड द बिजनेस क्लास बाय कैश इन्फ्यूजन. तो बारकर फिर से पॉइंट आउट करते हैं कि स्टेट पूरा एक कम्युनिटी नहीं है, बट क्योंकि पूरा कम्युनिटी तो हो ही नहीं सकता, इतनी डाइवर्सिटी है, बट दोज हु हैव पावर, organizational power, legal power, legitimate power in the context of democracy. So जो पार्टी पावर में होती है legitimately in a democracy and has that kind of standing, उसको बोलते हैं, वो बनाती है सरकार, which is government. एंड किसके लिए किसको आंसरेबल है? वो आंसरेबल है टू द स्टेट और जिस देश की वो सरकार है. तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया स्टेट का. अलग अलग जो आपके हमेशा देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
किस तरीके से आपका जो टाइम पीरियड है एक पर्टिकुलर फिलोसफर का, उसका टाइम पीरियड बहुत जस्टिफाई करता है उसका थॉट प्रोसेस। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सोक्रेटिस जो है कभी खुद लिखता नहीं था। ही वॉज इन्वॉल्व इन द पेलोपोनेशियन वॉर ऑल्सो, एंड ही वॉज इन द मिलिट्री, ही वॉज ऑल्सो अ स्कल्पचर आर्टिस्ट। तो उसका मोस्टली डायलॉग फॉर्म में जो भी चीज लिखा वो उसका स्टूडेंट प्लेटो लिखा, और जेनोफोन जो हिस्टोरियन था वो लिखा। प्लेटो का स्टूडेंट था अरिस्टोटल। तो प्लेटो जो उसका असली नाम नहीं था, प्लेटो केम फ्रॉम प्लेटोन विच मीन्स की बिगर चेस्ट। एरिस्टोक्लेस इसका असली नाम था। तो प्लेटो ने बोला कि स्टेट एक सिस्टम है जिसका रिलेशनशिप सबके साथ है, एंड जो रूलर्स होते हैं वो अपना पावर के थ्रू इस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये किस चीज के बारे में लिख रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडियल स्टेट विच इज नॉन इंटरफेयरिंग। ये क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के समय की बात कर रहा है। ये फिलोसफर किंग्स की बात कर रहा है जिनका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बताया था। उसके बाद जो है आपका आया अरिस्टोटल, जो प्लेटो का डिसाइपल था, और उसने बोला कि स्टेट एक एसोसिएशन है, एक यूनियन है हाउस होल्ड्स का, विलेजेस का, हु आर शेयरिंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। अब देखो ये टर्म्स लाइक वर्च्यू, सोल, एथिक्स, लॉजिक, दीज आर नॉर्मेटिव टर्म्स। उनकी यूसेज आपके क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने काफी की थी। Contemporary political theorists will not use the terms like virtue and idealism and all of it. तो अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेट एक कलेक्शन है विलेजेस का, घरों का, शेयरिंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू यानी क्वालिटी, एंड एमिंग एट एंड विच कंसिस्ट इन परफेक्ट एंड सेल्फ कंप्लीट एग्जिस्टेंस। यानी उनका एग्जिस्टेंस अपने में ही कंप्लीट है, देयर इज नो इंटरफेरेंस, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लिबर्टी, एंड परफेक्शन है, आइडियलिज्म है, इसकी बात किया इसने। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू think about it from their perspective because they are living in the same time zone, yeah, same time context when slavery was legal, foreigners women were not allowed to vote. We look at history from the virtue of Athens and not from the history of Sparta. So it is very interesting when they use terms which are idealistic, even if the context in which they were living वहां पे कोई equality as such था नहीं. Cicero, Cicero later, as you can see, was a jurist ancient Rome में. उसने फिर बोला this is the time when Julius Caesar is there. He is trying to, जब आपका Roman Republic is changing into the Roman Empire. Julius Caesar will be eventually killed after ruling only for 4 to 5 years by a body of 20 plus ministers. Because Roman Republic had the concept of a Senate. Senate का मतलब होता है the elderly population, basically. So you'll see in the paintings and photographs of white old men wearing white robes discussing in a parliament. तो सिसेरो ने बोला कि state was the people's affair who minds the affairs of the people who are united by common agreement about law and rights. एंड सरकार और सरकार जिन लोगों के ऊपर कंट्रोल करती है वो दोनों एक म्यूचुअल एडवांटेज के पोजीशन पे हैं. नाउ अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रोम का खुद का जो हिस्ट्री है
पहले वो किंगडम था, फिर वो रिपब्लिक बना, फिर वो एम्पायर बना। रोम में खुद फ्लक्स रहा है कि कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा। रोम का खुद रिलीजन को लेके भी कॉन्टेक्स्ट रहा है, कभी पेगन तो कभी क्रिश्चियन। तो ये म्यूचुअल एडवांटेज क्या होता है? बट सिसेरो बिलीव दैट बोथ द रूलर्स एंड दोज हु आर रूल्ड have a mutual advantage. But one thing which he, because he was a jurist, he mentioned about law and rights. मॉडर्न एज की जब शुरुआत हुई तो मैकियावेली का नाम आया। जब मैकियावेली था तो उस समय आपका फ्लोरेंस और ये सारे एरियाज में शुरू होगा रेनेसा, रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड वाज व्हेन the question of authority was re-questioned through art, architecture. This is a time when you will have famous painters like Leonardo da Vinci and uska junior, not exactly junior, but younger than him, Michelangelo. In fact, Leonardo da Vinci had met Machiavelli also when he was working. तो मैकियावेली ने ये बोला था कि स्टेट है जो खुद के प्रेजर्वेशन और खुद के एडवांटेज के लिए काम करता है, बिकॉज ही वाज अ रियलिस्ट, ही बिलीव्ड इन रियल पॉलिटिक्स। द स्टेट हैज टू बी अ fox and a hawk. The ruler has to be very shrewd and clever. तो उसने कंप्लीट रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया था स्टेट का, नॉट अबाउट म्यूचुअल एडवांटेज और लॉ और व्हाटएवर, मतलब सेल्फ प्रेजर्वेशन। देन जॉन बॉदेन, फ्रेंच, he defined state as a lawful government, again the idea of law, of several households and their common possessions with their sovereign powers. तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जितने भी घर हैं, उनका जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी स्टेट है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मेंटेनेंस करने के लिए सोवरीन पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। थॉमस हॉब्स, द ब्रिटिश फिलोसफर, जिसने बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में लिखा है कि देयर ओन प्रिजर्वेशन एंड मोर कंटेंटेड लाइफ देयर बाय, का मतलब ये होता है कि थॉमस हॉब्स ये समझता था कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डाल देगा, मेरी बिल्ली है वो वॉशिंग मशीन के अंदर और तवा के ऊपर खड़े होने की बहुत कोशिश करती है, मेरे को उनको उठा उठा के फेंकना पड़ता है, बिकॉज दे विल किल देमसेल्व्स इफ दे go inside any of it. So I have to save my Billy, which is very, very innocent and naive, from them himself, herself, itself. Because they don't have that much of capacity to live a content life and preserve themselves. In the same way, state had the power, by choosing the right form of government, to preserve people and so that people can have a more content life. जॉन लॉक का कहना था कि state is the great and the chief, therefore of men uniting into commonwealth. तो men uniting, again look at the language, very British, men uniting into the commonwealth and putting themselves under the government in the preservation of their property. किस चीज को प्रिजर्व करने के लिए? नॉट देयर लाइफ एंड एवरीथिंग, बट प्रॉपर्टी। Bentham, he believed that state was a means for attaining the greatest happiness of greater number of people, which is utilitarian principle, greater good for greater number of people. How, जैसे मान लो कि there is a certain kind of conflict and you have to save people. Whom will you save? Youngsters or elder people? More number of young kids or less number of elder people? What will be the greater good? You have to save someone. A lot of people will go ahead and say कि we'll save the younger people.
वाई तो ग्रेटर नंबर ऑफ गुड, मतलब ज्यादा बच्चे हैं, उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने है, ज्यादा बच्चों का नंबर है, एल्डरली पीपल हैव ऑलरेडी लिव्ड देयर लाइफ, सो this kind of calculation, when it is done, it is called as utilitarian calculation, greater good for greater number of people. तो स्टेट यानी देश एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मीन्स है जो लोगों को ग्रेटर हैप्पीनेस, ग्रेटर नंबर के लोगों का ग्रेटर हैप्पीनेस इंश्योर करता है, कि लोगों के पास अबंडेंस हो, सबसिस्टेंस हो यानी सर्वाइवल हो, इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी हो. Herbert Spencer, the same guy who believed that the whites were able to colonize more than half of the world because they were much more intelligent and superior than the brown or the black races, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेट जो है एक कमिटी है, मतलब कि देश एक कमिटी है ऑफ मैनेजमेंट, जिसका कोई अंदरूनी अथॉरिटी नहीं है बियॉन्ड जो एथिकल सैंक्शन, सैंक्शन मतलब परमिशन, जो उसको उसके सिटीजन ने ही दिया है. सैंक्शन जो होता है टर्म, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. जैसे इफ यू अप्लाई फॉर लीव, तो अगर योर लीव इज एक्सेप्टेड, इट इज सेड योर लीव इज सैंक्शनड, मतलब परमिटेड. रशिया के ऊपर कौन सैंक्शन लगा रहा है अभी? यूरोपियन यूनियन, यूएस, विच इज नेगेटिव सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन. तो सैंक्शन जो टर्मिनोलॉजी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. नेक्स्ट आया रूसो, जॉन जॉक रूसो. उसने बोला फ्रेंच डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि दिस पब्लिक पर्सन सो फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ऑल पर्सन, यानी देश एक इंसान है, जैसे बाकी के इंसान होते हैं वैसे ही लोगों के समूह का एक चेहरा है, एक इंसान का चेहरा है आपका देश. पहले इसी देश को सिटी स्टेट बोला जाता था, जैसे एथेंस या स्पार्टा. अब उसको रिपब्लिक बोला जाता है अगर वो इंडिपेंडेंट है. जब ये पावरफुल हो जाता है तो इसको पावरफुल स्टेट बोला जाता है. जब ये इंडिपेंडेंट होता है तो उसको सोवरीन स्टेट बोला जाता है. जब ये कोलोनाइज्ड है या कंट्रोल्ड है तो उसको पैसिव बोला जाता है. जैसे किसी इंसान की तरह कि टुडे आई एम एक्टिव, टुडे आई एम पैसिव, टुडे आई विल नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, टुडे आई विल नॉट गेट अप एट ऑल, वेरी पैसिव. टुडे आई विल नॉट स्लीप एट ऑल, आई एम वेरी एक्टिव, आई विल गो रनिंग फॉर 10 kilometers. I didn't say kilometers because units are never plural. So kilometer, 10 kilometer. I will go and do gymming for 100 hours. Very powerful. Though I'm talking about stereotypes. But जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि रूसो ने देश को एक इंसान की तरह उसका इंसान का चेहरा दिया था. ह्यूमनाइजेशन ऑफ स्टेट किया था उसने. एडमंड बर्क, एडमंड बर्क, British, very famous for giving the idea that media or press is the fourth state of power. उन्होंने ये बोला था कि स्टेट इज अ पार्टनरशिप इन ऑल साइंस, इन ऑल आर्ट्स, अ पार्टनरशिप इन ऑल परफेक्शन. It is not just a partnership of people who are alive, but people who have died also. They will also be members of the state, even if they are dead. People who are yet to be born also will be members of that state. So it is a partnership of togetherness, solidarity. Hegel, he was a German scholar, philosopher, considered to be the role model for Karl Marx, but they were different. Hegel believed in religion, Karl Marx didn't.
हेगल स्टेट की, उसका तो अलग थॉट था, ही वाज लाइक अनदर लेवल ऑफ थियोलॉजी, कि जो स्टेट है वो डिवाइन और मॉरल एंटिटी है, वही जो है देश ही स्पिरिचुअल रियलिटी बिस्टो कर सकता है। बिकॉज हेगल सॉ एवरीथिंग हैपनिंग इन द माइंड ऑफ गॉड। जैसे मैंने आपको कृष्णा का बताया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत, the entire universe is in the form of a ball and it is inside the mouth of Krishna. That is why we say that तुम्हारे अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, बिकॉज हम सब भगवान के ही अंदर हैं, इसलिए भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट। तो हेगल को ये लगता था कि हम सब जो है भगवान के दिमाग में, इन द माइंड ऑफ गॉड, एंड स्टेट दैट्स व्हाई हैज अ डिवाइन एंड मॉरल, इट इज अ डिवाइन एंड मॉरल एंटिटी। वो चाइना इंडिया को बहुत बैकवर्ड समझता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने लिबर्टी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, उन्होंने बोला कि इट इज अ पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट। दुनिया में देश जो होता है एक पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है लिबर्टी, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, अचीव करने के लिए, फ्रीडम अचीव करने के लिए। थॉमस हिल, उन्होंने बोला कि स्टेट क्या है, ये बॉडी ऑफ पर्संस है जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन सबके पास राइट्स है, एंड इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास ऑफ एक्सप्लॉइटेशन समझा। इसलिए कम्युनिज्म जो आइडियल स्टेट है, उसमें कोई स्टेट ही नहीं रहेगा, इट इज अ स्टेटलेस सोसाइटी। सोशलिज्म में स्टेट ओनरशिप है हर चीज के ऊपर, लेकिन कम्युनिज्म में देयर इज नो स्टेट। द इलीटिस्ट एम्फसाइज द रूल ऑफ द फ्यू, ऑब्वियसली, क्योंकि इलीट तो कुछ ही लोग हो पाते हैं। मैंने एक जगह भी देखा, इलीट वेल्थ करके एक दुकान पे लिखा था, लाइक इलीट वेल्थ क्या होता है, मतलब वेल्थ ही इलीट होता है, इलीट वेल्थ क्या होता है, whatever, anyway, मतलब obviously talking about Elon Musk और Zuckerberg, तो elite wealthy people, right? So the elitists जो थे, they emphasize on the rule of the few, क्योंकि सबके पास wealth होगा तो किसी के पास wealth नहीं होगा, it's just like power in their point of view, not mine. जो pluralist थे, they regarded state as a political association of people जो एक social order maintain करके society में रहता है। जो fascist थे, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, वो स्टेट को बहुत आइडियलाइज करते थे, एंड वो जितना ज्यादा फैल सके, जितना ज्यादा और टेरिटरीज कॉन्कर कर सके, उसके बारे में बात करते थे। द syndicalist and anarchist doubt the very worth of state. They don't believe in the idea of state, anarchy, and the later aspire a free order, जहाँ पे कोई भी enslavement, किसी भी तरीके का slavery on the basis of your politics या इकोनॉमी ना हो। जो एवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे, वो सोशलिज्म को स्टेट कंट्रोल के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। जैसे कैपिटलिज्म में होता है कि आप पूरे लाइफ में यू, इट इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। 10th तक आप सब एक चीज पढ़ते हो, फिर 11th 12th में 3 डिवीजन हो जाते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, विद देयर ओन हायरार्की एंड स्टीरियोटाइप्स। फिर ग्रेजुएशन में जाते हो तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है कि इंजीनियरिंग करना है, कि मेडिकल करना है, कि लॉ करना है। ह्यूमैनिटीज में क्या करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटिकल साइंस करना है, सोशियोलॉजी करना है, इंग्लिश करना है। कॉमर्स में क्या करना है आपको आगे जाके, यू वांट टू बी अ सीए, और यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग, और यू वांट टू बी एन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट सेलर, जो नेथन एंडरसन है, जो उसने अदानी ग्रुप का किया था खुलासा। व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट। अब समवन हु इज स्टडीइंग इंजीनियरिंग eventually can take UPSC exam and clear it, but someone who is doing humanities cannot study engineering. Someone who has done UPSC cannot work in a factory setting as an engineer.
क्योंकि उसकी ट्रेनिंग किसी और चीज की है, उसकी ट्रेनिंग किसी और चीज की है, लोगों की ट्रेनिंग अलग अलग होती थी और होती है। सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर लाइक कि वन डे यू कैन वर्क एज अ प्लम्बर, द अदर डे यू कैन वर्क एज अ कारपेंटर, द थर्ड डे यू कैन वर्क एज अ टीचर, डिपेंडिंग दैट देयर वाज नो एज सच स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कि नहीं तुम एक ही काम कर सकते हो ऐसा। तो इसीलिए स्टेट जो है कंट्रोल करता था ऑफ means of production so that people could have fluidity on what kind of work profile they have. So let us go back and see कि क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का कॉन्सेप्ट कुछ एक फिक्स नहीं है, ये समय के साथ चेंज होते रहता है डिपेंडिंग कि कौन सा पॉलिटिकल फिलोसफर किस टाइम पीरियड का है। जितने पॉलिटिकल फिलोसफर्स उनका अपना परसेप्शन, जो इकोनॉमिस्ट है उसका इकोनॉमिक परसेप्शन, जो जूरिस्ट है उसका लीगल परसेप्शन, जो रिलीजियस है उसका रिलीजियस परसेप्शन, जो एंटी कैपिटलिज्म है उसका लेफ्ट लीनिंग परसेप्शन, जो प्रो डिक्टेटरशिप है उसका उस तरीके से परसेप्शन। तो अलग अलग फिलोसफर्स का अलग अलग परसेप्शन स्टेट का रहा। एनार्किस्ट का अलग है, सोशल डेमोक्रेट्स का अलग है, गांधीनियंस का अलग है। तो स्टेट का मीनिंग, देश का मीनिंग जो अलग अलग लोगों ने दिया अलग अलग टाइम पीरियड में, वो समय के साथ चेंज होते रहा। दो चीजें चेंजेस में थी। पहली चीज थी कि ओरिजिन क्या है स्टेट का, कि शुरुआत कैसे हुआ, और दूसरा फंक्शन क्या है। और अगर आपको स्टेट को पूरी तरीके से समझना है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट इट इज। तो एटिमोलॉजी देखा गया कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो तो पहले से ही है, उसका नामांकन बाद में हुआ, राइट। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले ही नाम पेरेंट्स सोचते हैं, यस, बट टेक्निकली जो उसका करेक्ट नेम है बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद ऑफिशियल नेम और पेट नेम ये सब डिसाइड होता है। पहले तो सोना मोना बाबू टोना यही होता है, लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया ना। सो स्टेट पहले से ही था, लेकिन उसका नामांकन बाद में हुआ, और नामांकन उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं। अब लैटिन और ग्रीक कोई आके बोलेगा कि ऐसे स्टेट का हमारा डेफिनेशन, हमें समझ में नहीं आएगा, लाइक नो 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 नो। तो इसीलिए सबसे पहले मैकियावेली ने दिया, फिर आपके जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड में भी इसका कॉन्सेप्ट आया, और स्टेट का टर्मिनोलॉजी एकदम बहुत ही वोग में आ गया था, दैट व्हाट डज इट मीन। तो इसके तीन डेफिनेशंस थे। पहला था कि पोजीशन, स्टैंडिंग, की सोशल एक तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका स्टैंडिंग क्या है। दूसरा था जैसे कि एडमंड बर्क ने बोला था कि प्रेस इज द फोर्थ स्टेट, यानी कि पहला स्टेट है लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी, चौथा है मीडिया या प्रेस सपोजेडली। तो अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट रैंकिंग ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शंस। एंड फिर स्टेट आया कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सोवरेनिटी है। तो देश का तीन मीनिंग था। फिर स्टेट का जो वर्ड है, जो लुई द 14 ने बोला कि आई एम द स्टेट, वो मोनार्की को ही होता, अपने आप को ही स्टेट समझता था, बिकॉज उसके पास सुप्रीम पावर था। उसके डेफिनेशन में पीपल वर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, वन ऑफ द रीजंस व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। फिर एंशिएंट ग्रीस में, एंशिएंट रोम में कॉमनवेल्थ, कॉमनवील का टर्म था, यानी होल बॉडी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ टेरिटरी, द रूलर्स आर ओनली वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन बाकी के लोग भी उस देश का पार्ट है। कॉमनवेल्थ, कॉमन, सबके बीच में वेल्थ कॉमन। लुक एट इट ऑल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी, all from the perspective of property, ranking on the basis of property, wealth from the basis of property, all of it from the basis of property. Because this was also a time when your industrial revolution will take place, when all these ideas are getting created. तो मैकियावेली ने तो साफ बोल दिया था कि स्टेट मतलब एकदम ओन सेल्फ प्रेजर्वेशन करना है, पावर एब्सोल्यूट रूलर का, हु हैज टू बी द फॉक्स एंड द हॉक आल्सो। फिर धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी और ये सब का भी कॉन्सेप्ट आया। आप
फिर लॉ का कॉन्सेप्ट आया, लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट आया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। प्लेटो ने क्या किया था, अब देखो स्टार्टिंग में पहला ये क्या समझते थे, रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया प्लेटो ने, एन आइडियल स्टैंड ऑफ रिलेशनशिप्स। अरिस्टोटल ने क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्च्यू, हाउस होल्ड, गांव, कलेक्शन, ये सब की बात की। प्लेटो ने बात की रिलेशनशिप्स की, नॉट द ओहो आई लव यू वाला, नो नॉट दैट, बट प्लेटो ने बात की सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स का, अगेन फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। अरिस्टोटल ने बात की वर्च्यू, लाइफ ऑफ वर्च्यू का। सिसेरो ने लॉ की बात की और राइट्स की बात की, जब वो स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैकियावेली ने एडवांटेज, रियलिज्म, प्रिजर्वेशन की बात की। जॉन बॉदिन ने बात की फिर से लॉफुल गवर्नमेंट का, लॉ की बात की। लॉ फिर से रिपीट हो रहा है, लॉ की बात पहले सिसेरो ने की थी, उसके बाद फिर जॉन बॉदिन ने की। हॉब्स ने बात की प्रेजर्वेशन करने की, लोगों को उनके अपनी गलतियों से बचाने के लिए पावर की बात की। लॉक ने यूटिलिटेरियन नहीं, लॉक ने जो है बात की आपके कि अगेन फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लॉक वाज अ लिबरल स्कॉलर, तो प्रॉपर्टी की बात की। बेंथम ने ग्रेटर गुड की बात की, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की बात की। स्पेंसर ने बात की आपके एथिकल सैंक्शन की, कि सरकार को लोग देश को कंट्रोल करने के लिए एक एथिकल सैंक्शन देते हैं। रूसो ने बात की सोवरेनिटी की और लोगों को, देश को एक इंसान का चेहरा दिया। बर्क ने पार्टनरशिप की बात की, नॉट ओनली बिटवीन पीपल हु आर अलाइव बट दोज हु आर डेड एंड हु विल बी बॉर्न। हेगल ने माइंड ऑफ गॉड की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की। थॉमस हिलग्रीन ने रिकग्निशन की बात की, इंस्टीट्यूशंस की बात की और राइट्स की बात की। कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लॉयटेशन की बात की। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसको समझा। फिर अलग बाद में आपके एलिटिस्ट, फासिस्ट, एनार्किस्ट आए हुए, एंटी स्टेट्स एंड एवरीथिंग। अगली क्लास में विल डिस्कस अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट। आज के लिए इट इज टिल हियर।